नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डीपीएसपी तक हमने अध्ययन कर लिया था, अर्थात भाग 4। आज हम उसी के आगे अगला लेक्चर आपको लेकर आए हैं भाग 4 का। भाग 4 का में आपके मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की मौलिक कर्तव्य क्या है? जहाँ पर डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को इंडिकेट करते थे, उनकी ड्यूटीज़ के लिए उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते थे, वहीं पर आपके मौलिक कर्तव्य आपके अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम कहाँ से लाए थे, क्या क्या सिस्टम है। तो आपको बता दें कि भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में रख दिए गए हैं। एक्चुअली में हुआ ये था कि जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में यानी मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नामक कोई भी चीज़ नहीं थी, ठीक है। बाद में उसको 1976 में 42 अमेंडमेंट के तहत रख दिया गया, जिसमें 2 समितियां बनी थी। उन सभी का चीज़ों का मैंने विधिवत जिक्र किया है। आइए उन सभी चीज़ों पे एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य के मूल कर्तव्य बोलते हैं, इसलिए आप कन्फ्यूज मत होना। चाहे मौलिक कर्तव्य पूछ ले या मूल कर्तव्य पूछ ले, बात एक ही है। भाग 4 का में रखा गया अनुच्छेद 51 का में। भाग 4 में आपके डीपीएसपी हैं, लेकिन भाग 4 का में डीपीएसपी नहीं, मौलिक कर्तव्य रखे गए अनुच्छेद 51 का में। वहीं पर आपके डीपीएसपी आर्टिकल 36 to 51 तक है। क्लियर। आगे मौलिक कर्तव्य जो है सबसे पहले दुनिया में किस देश ने लागू किए थे? तो जापान, ठीक। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? हैप्पी बर्थडे टू यू कौन करता है? जापान, ठीक। डीपीएसपी मूल कर्तव्य का। लेकिन भाग 4 का जो है और भाग 4 का ये दोनों ही को लेकर अगर इनका कभी उल्लंघन हो रहा है किसी भी कारणवश, तो इनको आप कोर्ट लेकर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। न्यायोचित नहीं है। अर्थात जैसे कि आपको मैंने बताया था नीति निर्देशक तत्वों का अगर कहीं पर हनन हो रहा है तो आप उनको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। वैसे ही अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन अर्थात मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं तो भी आप या आपके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता। वहाँ पर मौलिक अधिकारों में क्या था? फंडामेंटल राइट्स में किसी को भी लेकर आप डायरेक्ट रिट दायर कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो न्यायोचित थे। ये न्यायोचित नहीं है। देखिए, अगर आपको राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगान अगर आप कहीं चल रहा है आप नहीं खड़े हो पा रहे नहीं कर, तो ऐसा नहीं है कि आपको आप डायरेक्ट किसी आपके खिलाफ कोई भी जाकर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करते कि भाई राष्ट्रगान चल रहा था और महोदय यहाँ से गुजर रहे थे और महोदय खड़े नहीं हुए, या हमारे राष्ट्रगान का इन्होंने सम्मान नहीं किया तो महोदय के खिलाफ रिट दायर किया। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। क्लियर। आगे भाग 4 में डीपीएसपी में यही था कि अगर आपके नीति निर्देशक तत्वों का निर्वहन सही से कोई नहीं कर रहा है, देखिए राज्यों में राशन को लेकर, डिलीवरीज को लेकर, समान वेतन को लेकर बातें की गई, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता है? तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते। वही चीज़ें हम कहाँ से लाए? भारत से। भारत ने कहाँ से लिया मौलिक कर्तव्य? यूएसएसआर, वर्तमान में रूस के नाम से उस देश को हम जानते हैं। यूएसएसआर अर्थात यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। क्लियर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है और जापान इसका जन्मदाता है। किसका? मौलिक कर्तव्य। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूएसएसआर कहाँ से लाया था? भारत यूएसएसआर अर्थात रूस से लाया है। और रूस कहाँ से लाया था? तो रूस जापान से लाया था। क्लियर। जैसे कि हमारे क्या था नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? स्पेन से। स्पेन जन्मदाता था। हम कहाँ से लाए थे नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से। आयरलैंड कहाँ से लाया था? स्पेन से। वैसे ही 2 समितियाँ बनी थी, एक थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, दूसरी थी वर्मा समिति। भाई जब मौलिक कर्तव्यों की बात आई तो ये एक समिति गठित की गई। वर्मा समिति, वर्मा जी के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। उस समिति के अंतर्गत के तहत उन्होंने बताया कि हम कुछ मौलिक कर्तव्य लाएंगे जिनको लागू करवाएं। तो इसलिए जब भी आज से पूछा जाए किस समिति के तहत जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया था। लेकिन किस समिति के तहत लागू किया गया था, करवाया था? तो वर्मा समिति। क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली पड़ जाता है, यूपीएससी और पीसीएस लेवल के कैंडिडेट के लिए है। वहीं पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति हर किसी के लिए, एसएससी, जीडी, रेलवे, खलासी, झलासी, चपरासी टाइप जितने भी हैं वो वहाँ पर आते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो बनाया था वो दंडनीय थे।
उन्होंने दंडनीय बनाए थे कि अगर कोई भी मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता सही से तो उसको दंड दिया जाएगा। क्लियर। आगे, संसद इसे जब चाहेगी दंडनीय बना सकती है। कैसे? क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप पीसीएस लेवल या यूपीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हों और आपसे पूछ लिया जाए क्या मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज दंडनीय हैं, तो आप कहेंगे हाँ। 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं 11 मौलिक कर्तव्य में से जो कि दंडनीय हैं। अगर आप उनका उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्लियर। अगर आप एसएससी जीडी या एसएससी रेलवे बैंक चपरासी खलासी झलासी टाइप की कोई भी वैकेंसी के पेपर देते हैं तो आपका जवाब होगा नहीं, मौलिक कर्तव्य दंडनीय नहीं है। लेकिन अगर पीसीएस यूपीएससी के लेवल में बैठे हुए हैं तो आप कहेंगे हाँ महोदय ये दंडनीय हैं। ऑप्शन नंबर सी पे होता है दंडनीय है, ऑप्शन नंबर डी पे होता है दोनों, ऑप्शन नंबर बी पे होता है दंडनीय नहीं है। क्लियर। तो आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। जब हमारा मूल संविधान अर्थात जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, 0, या हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 0, या अब पूछा जाए हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11। 11वां कब जोड़ा गया, तो 11वां अर्थात जब 0 थे शुरू में, फिर उसके बाद 10 जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट के तहत 1976 में। किसके? वर्मा समिति ने लागू करवाया था, लेकिन सरदार सरोवर सिंह समिति के सिपाही पर। क्लियर। और एक जो 11वां था अर्थात 10+1 यानी 11वां, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 86 अमेंडमेंट 2002। क्लियर। तो ये थी चीज़ें। अब हम आगे 11 मौलिक कर्तव्यों को आगे विधिवत जिक्र कर देते हैं। तो ये हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। चलिए, जो ये 11 हैं, मूल संविधान में 0 थे। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 जोड़े गए थे। बाद में 86वें 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में एक और लाकर रख दिया गया। चलिए देखते हैं। सब पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मौलिक कर्तव्य में या मूल कर्तव्य में 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं जो कि दंडनीय हैं, अर्थात अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है, आपको उनका पालन न करने के लिए दंड दिया जा सकता है। तो कौन कौन से हैं? तो उनमें से सबसे पहला आपका पहला नंबर ही है। इसके अंतर्गत अगर आप अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ठीक, जैसे कि आप देखते हैं कि कई सारे होटलों में पहले था कि राष्ट्रध्वज का लोग मेज पोस्ट पे इस्तेमाल करते थे। जो लोग हमारे देश के, हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता को नहीं मानते हैं वो झंडे का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए सिफारिश की गई सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐसे चीज़ों के लिए दंडनीय करार दिया। जैसे राष्ट्रगान है, तो राष्ट्रगान जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वंदे मातरम में राष्ट्रगान नहीं गाते हैं, इसीलिए आपका वंदे मातरम इसके अंतर्गत नहीं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं बनाया गया, राष्ट्रगान, ठीक, वो राष्ट्रीय गीत है एक। राष्ट्रगान जनगण मन राष्ट्रगान के अंतर्गत रख दिया गया है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको किसी भी समुदाय के लोग, किसी भी धर्म के लोग उसको मानने से मना करें। इसीलिए राष्ट्रगान गाने के लिए जो भी समय सीमा है हमारे उसके तहत गाना है। अगर आप उसके तहत नहीं गा पाते हैं तो आप ये नहीं है कि आप गलत तरीके से गाएं, ऐसी चीज़ों को आपका कर्तव्य है कि आप अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं, आप अपने देश की संस्कृति, आप देश की सभ्यता का पालन करें। रीजन है, अगर आप ही नहीं करोगे तो आगे वाली जनरेशन कैसे करेगी, वो आपसे कैसे सीखेगी? जो हमने अपनों से सीखा है वो हम कर रहे हैं, जो हमारे आगे वाली आएगी वो हमसे सीखेगी, जनरेशन वो आगे करेगी, ठीक है। इन सब चीज़ों को संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों अर्थात जो भी आदर्श दिए गए। जहाँ तक आप कर्तव्य और अधिकार की बात है, जब तक आप अपने अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ अधिकार है तो दूसरी तरफ कर्तव्य है। जब तक आप अपने कर्तव्यों का भली भांति समझेंगे नहीं, निर्वहन नहीं करेंगे, तब तक आप अधिकार पाने के पात्र नहीं हैं। सही बात है। आप देखिए, हम उसी कैंडिडेट को चुनते हैं जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, या आप
प्रजातंत्र में देख लीजिए, जैसे कि राजा अपने उसी बेटे को युवराज बनाता था, बेशक बड़ा होता था, जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही युवराज बनता था, लेकिन जो इसका योग्य होता था, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता था, उसी को अधिकार मिलता था ना। इसलिए पहले कर्तव्य करने, फिर आपको उसके तहत अधिकार दिए जाएंगे। क्लियर? आगे आइए। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। क्लियर? जैसे कि राष्ट्रगान कहीं चल रहा था, अगर हमारे कानों में गूंज पड़ रही है तो हमें सावधान की स्थिति में आकर खड़े हो जाना, क्योंकि हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, हमें उसके सम्मान में खड़े होना है कुछ चंद के लिए, जब तक वो चलेगा। अब ज़रूरी भी नहीं है कि आप ऐसी सिचुएशन में नहीं तो खड़े हो जाए कि बीच हाईवे में खड़े हो जाओ, ऐसा भी नहीं है, वहाँ तो आपकी जान चली जाएगी। ठीक, ऐसा नहीं है। आपको तब ऐसी चीज़ों का निर्वहन करना है, अपने मौलिक कर्तव्य को, जब आप उनको करने के लिए स्वतंत्र हो। क्लियर? बाध्य नहीं है, लेकिन आप स्वतंत्र हैं। क्लियर? आगे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें या पालन करें। बहुत सही बात। जैसे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जिन लोगों ने, जो क्रांतिकारी नेता हुए हैं, उनके प्रति आपको एक आदर रखना है, एक आत्मभाव रखना है उनके प्रति, कि आप के मन में आपकी मेंटेलिटी कैसी है, अपने जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारे देश को आज़ाद कराया, जिसकी वजह से हम स्वतंत्रतापूर्वक रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सब कुछ करने के लिए हम स्वतंत्र हैं उनकी वजह से। इसलिए उनके प्रति हमारे दिल में किसी एक कोने में थोड़ी सी दया भावना, सम्मान, आत्मसम्मान बनाकर रखना है, ताकि आगे वाली जनरेशन भी उनके प्रति रख सके। ये नहीं कि आप किसी भी लीडर को, क्रांतिकारी लीडर को आप गालियाँ देने लगो, आप शब्द कहने लगो, ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक, इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो जो हमारा पहला ना, आप अगर इस पर सही से पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ ये दंडनीय है, इसके प्रति आपको दंड दिया जा सकता है। ठीक, आगे। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। बहुत सही। जैसे कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, जैसे कि कोई सी भी धर्म के लोग रहते हों, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, वहाँ पर कोई भी आ जा सकता है। समझ गए? एकता, अखंडता, अर्थात अखंडता मतलब हमारा देश कैसा है, विविधता भरा देश है। आप दक्षिण में जाइए, दूसरे टाइप के लोग हैं, पश्चिम में जाइए, दूसरी भाषा है, पूर्व में जाइए, दूसरी भाषा है, उत्तर में जाइए, कश्मीरी है, पश्चिम में जाइए, गुजराती है, पूर्व में जाइए, असमिया है, तेलुगु, नागा है, तेरह विभिन्न प्रकार के। उत्तर भारत में आ जाएगी, अलग है पहनावा ओढ़ावा। इसलिए अखंडता वाला मतलब हर प्रकार की वेशभूषा हमारे यहाँ विविधता वाला देश है। इसीलिए इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है, तभी तो एकता हो पाएगी, तभी अखंड भारत के जो सब स्वर्णिम स्वप्न हमने दे रखा वो साकार हो पाएगा। आगे। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर देश पे कोई संकट आ बढ़े, जैसे पाकिस्तान या चीन से कोई युद्ध हो जाए किसी कारणवश, तो अगर वहाँ पर हमारे सैनिक लोग कम पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपको आह्वान किया जाए तो आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। ये आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई आपके साथ नहीं जाएंगे कोई बात, लेकिन आपके दिल में आपके देश के प्रति क्या भावना है, क्या सोच है, क्या विचार है, कैसी मेंटेलिटी आपकी, क्या हाव भाव है, वो सब वक्त आने पर पता चल जाता है। अब पाँचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। जैसे कि आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो अगर दक्षिण भारत में दक्षिण भारत के अंदर जो द्रविड़ वाला क्षेत्र था, वो चार राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, ये चार राज्य ऐसे थे जिनको द्रविड़ राज्य बोला जाता था। उनके दक्षिण में अगर आप जाएंगे, केरल और तमिलनाडु के जो दक्षिणतम भाग है उसको द्रविड़कर बोलते हैं। द्रविड़कर, तो द्रविड़कर वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर मूलाकर चलता था। मूलाकर होता ये था जो कि ऐसी स्त्रियाँ जो दलित वर्ग से बिलोंग करती थी, निचली कास्ट से, उच्च कास्ट से नहीं, अमीर गरीब का भाव नहीं था, वहाँ दलित वर्ग था। जो दलित वर्ग से बिलोंग करती महिलाएं थी, उन्हें स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। अगर आप स्तन ढकना चाहती हैं तो आपको कर देना पड़ता है। उस कर को मूलाकर बोलते थे। तो ऐसी ऐसी कुरीतियाँ, ऐसी ऐसे प्रथाएं चलती थी जिनके लिए रिजर्वेशन देना पड़ा, यही सब चीज़ों के लिए आरक्षण देना पड़ा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई पाँचवें में कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। जैसे कि कोई भी पति जब मर जाता था हमारे उत्तर भारत में, तो स्त्रियाँ सती हो जाती थी,
गलत था। मतलब कोई विधवा को जीने का अधिकार ही नहीं था। इन सब चीज़ों के लिए जो क्रूतियाँ थी, लोगों के मन मस्तिष्क विचार जो थे, गलत थॉट, जो बैड थिंकिंग दिमाग बैठ चुकी थी, इन सबको जागरूक करने के लिए ऐसे ऐसे रिजर्वेशन चलाने पड़े, मजबूरी थी गवर्नमेंट की। ठीक, वही समरसता, भ्रातृत्व, वही अगर विविधता वाला देश है, एक दूसरे के प्रति हम अपने फीलिंग्स नहीं शेयर करेंगे, एक दूसरे के प्रति अच्छे हाव भाव नहीं रखेंगे, आचरण विचार आचार व्यवहार सब कुछ, सभ्यता सब कुछ एक समान अच्छे से नहीं रखेंगे तो कहाँ चल पाएगा। विविधताओं वाला देश है। यही तो दुनिया देखती है कि बाद में उत्तर में जाए कुछ दूसरा, दक्षिण में जाए कुछ दूसरा, पश्चिम में जाए कुछ दूसरा, पूर्व में जाए कुछ दूसरा, ये कैसे वहाँ पर फिर भी सभी एक साथ। यही अखंड भारत का स्वर्णिम स्वप्न, समझ गए वही चीज़। अगला, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परीक्षण करें। बिल्कुल सही। जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली, जैसे कि हमारे यहाँ देखिए, भारत में कोई भी ऐसा महीना मुश्किल से गुजरता होगा जो कि बिना त्यौहार के चला जाए। दक्षिण भारत में मदुरई त्योहारों वाला शहर माना बोलते हैं। वहाँ पर हर महीने में 2-3 त्यौहार ऐसे पड़ जाते हैं। हाँ, अपने यहाँ देखिए, उत्तर भारत में ही मुश्किल का महीना बीतता है, छोटा बड़ा कोई ना कोई त्यौहार पड़ जाता है। तो भारत त्योहारों का देश, लेकिन भारत के अंतर्गत मदुरई जो है वो सबसे बड़ा त्योहारों वाला शहर हो गया है। क्लियर। तो उन्हीं चीज़ें, मतलब जो भी हमारी संस्कृति गौरवशाली परंपरा, मंदिर मस्जिद जो भी उनको बना कर रखें, उनको संरक्षण प्रदान करें, इन सब चीज़ों पे। ठीक है, उनका समाज महत्व समझें, उनका परीक्षण करें, ताकि आगे वाली जनरेशन को आप जागरूक कर सकें, समझा सकें, ताकि उनके मन मस्तिष्क में मनोविचार जो है वो सही तरीके से सेट हो सके, तभी तो मान सम्मान बना रहेगा। ठीक, आगे सातवां भी दंडनीय है। अगर 7वें भी ये कहा गया कि अगर सब कुछ तो सही है, अगर आपका पर्यावरण सही नहीं है, वन्य जीव सही नहीं है, वही सुरक्षित नहीं है, उनके प्रति संरक्षण नहीं है, तो कैसी अखंडता, कैसी भव्यता, कैसी एकता, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। तो इसलिए कहा गया है कि पर्यावरण पर फोकस करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, जिससे आने वाली जनरेशन सुरक्षित है। इसलिए सतत विकास की ओर ध्यान दिया जाए। पहले विकास की ओर फोकस करते थे, आज लेकिन हम सतत विकास की ओर फोकस करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का तात्पर्य है ऐसा विकास जो आज तो हो रहा है, लेकिन कल आने वाली जनरेशन के लिए भी वो सकारात्मक पहल के प्रति ही साबित हो सके। अर्थात बिना पेड़ पौधे काटे हमें काम करना है, रोडें बनाने, सड़कें बनाने, एयरपोर्ट बनाने, रेलवे ट्रैक बनाने, पेड़ और लगाने हैं, सड़कों के बीच लगाने, ताकि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। पर्यावरण अगर स्वच्छ है, सुरक्षित है, तो आने वाली जनरेशन अपने आप में स्वस्थ रहेगी, स्वच्छ रहेगी और खुशहाल रहेगी। अगर आप इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ दंड क्या पात्र है, आपको दंड दिया जा सकता है। पहला, 7वां, 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगर वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण, इनके दृष्टिकोण से आप नहीं चलेंगे तो आप दुनिया में पीछे रहेंगे। मानववाद, मानवता यानी इंसानियत पे विचार रखें, एक दूसरे के प्रति इंसानियत का व्यवहार रखें। ज्ञानार्जन, ज्ञान जहाँ से भी मिले वहीं से एक्सेप्ट करें, लोगों को दें, तथा सुधार की भावना का विकास करें, मतलब लोगों को जागरूक करें, सुधारने की कोशिश करें। ऐसी सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। 9वां भी दंडनीय अंतर्गत आता है। 4 थे, 3 हो गए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। अगर आप किसी भी सार्वजनिक संपत्ति में, जैसे आप देखते हैं दंगा हो गया तो लोग बसें फोड़े डाल रहे हैं, सड़क ही खोदे डाल रहे हैं, ट्रेनें तोड़े डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़े डाल रहे हैं। गलत है। ये सार्वजनिक संपत्ति है, अकेली मेरी नहीं है, अकेली आपकी नहीं है, ये सबकी है। हमने टैक्स दिया, आपने टैक्स दिया, सभी ने टैक्स दिया, सभी के पैसे से एकजुट होकर ये सारी चीज़ें आई हैं। ये सार्वजनिक है और सार्वजनिक चीज़ों पे सभी का अधिकार है। किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक जात का नहीं, किसी एक समुदाय का नहीं है, किसी एक समूह का नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं है। हर एक व्यक्ति के वर्ग का, हर एक वर्ग का, हर एक जाति का, हर एक समाज का, समाज के हर एक तबके के लोगों का उस पर अधिकार है। तो आप अकेले कैसे उसे तोड़ सकते हैं? ठीक है, इसीलिए अब तो एक्ट आ चुका है, कानून बन चुका है, इसके प्रति आपको दंड दिया जा सकता है। हिंसा से दूर रहें। अगर कहीं पर हिंसा करते आप पाए गए तो आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक यानी पर्सनल और सामूहिक ग्रुपिंग टाइप गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने, यानी जो भी कुछ हो सके। व्यक्तिगत हो रहा है, बहुत अच्छी बात। व्यक्तिगत नहीं हो तो सामूहिक रूप से उसकी ओर अग्रसर हों। ठीक। अगला 11वां नंबर भी आपका दंडनीय है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता, संरक्षक
संरक्षक यानी गार्जियन, माता पिता यानी पेरेंट्स उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, यानी प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है यहाँ पर 6 से 14 वर्ष की, जो कि आपको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है आपके आर्टिकल 21 का में। अब तो मौलिक अधिकार में रख दिया गया है, ठीक है, वहाँ दंड नहीं होता वो तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत। इसलिए हर एक वर्ग के हर एक बच्चे को, छोटे बड़े गरीब अमीर, हर एक बच्चे को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का लोग हो, बच्चा हो, सभी को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के लोगों को। क्लियर? वही अगर आप नहीं दिला पा रहे हैं तो आप दंड के पात्र हैं। तो ये रहे हमारे मौलिक कर्तव्य। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।